हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित सैनी एंड यू आर वाचिंग द मेंटर्स क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीजेनरेसी इन द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स के बारे में। देखेंगे कि डीजेनरेसी इन ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है, क्या क्या कॉजेज होते हैं इसके, क्या ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है इन द सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, और किस तरीके से हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो करते हैं शुरू, तो करते हैं स्टार्ट। देखो, इससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि हम सॉल्यूशन को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिनमें से पहली कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन, और दूसरी कैटेगरी का जो सॉल्यूशंस होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं डीजेनरेट सॉल्यूशन। क्या बोला था हम लोगों ने कि अगर कोई m/n ऑर्डर की ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है तो उसके किसी सॉल्यूशन को हम लोग नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन बोलते थे अगर उसके अंदर पॉजिटिव एलोकेशंस कितनी हो, m+n-1 हो, और ये एलोकेशन इस तरीके से गिवन हो कि ये इंडिपेंडेंट पोजीशन में हो। ठीक है, क्या बोला मैंने कि ए सॉल्यूशन टू ए m/n ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज कॉल्ड ए नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन। व्हाट आई सेड, नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन if it contains m+n-1 positive allocations in independent position। इसका मतलब कि अगर कोई सॉल्यूशन किसी m/n ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का इस तरीके का सॉल्यूशन हो कि उसके अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशंस क्या हो, m+n-1 के इक्वल हो, और ये जो एलोकेशंस हैं वो इंडिपेंडेंट पोजीशन में हो, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि हमारा सॉल्यूशन क्या है, नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन की हेल्प से ही हम लोग डिफाइन करते हैं डीजेनरेट सॉल्यूशन को। तो किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के एक ऐसे सॉल्यूशन को जो कि नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन नहीं होता, ऐसे सॉल्यूशन को जो कि नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन नहीं होता, हम लोग बोलते हैं डीजेनरेट सॉल्यूशन। ठीक है, वही मैंने यहां पर भी लिखा है कि ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड ए डीजेनरेट सॉल्यूशन इफ इट इज नॉट ए नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन। मतलब अगर किसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का कोई एक सॉल्यूशन इस तरीके का सॉल्यूशन है कि वो नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन नहीं है, तो उस केस में हम उस सॉल्यूशन को बोलते हैं डीजेनरेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो डीजेनरेसी इन ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दो तरीके से अगर कर सकती है। पहला इस तरीका क्या होता है, फ्रॉम इनिशियल स्टेज। इसका मतलब जो इनिशियल सॉल्यूशन, इनिशियल बेसिक फीजेबल सॉल्यूशन हमें गिवन है वही क्या हो, डीजेनरेट हो। और दूसरा तरीका होता है फ्रॉम इंटरमीडिएट स्टेज। तो इंटरमीडिएट स्टेज का मतलब क्या है कि जब हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसके बीच में कहीं पर जाकर हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाए, डीजेनरेट सॉल्यूशन हो जाए। तो इस तरीके की डीजेनरेसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रॉम इंटरमीडिएट स्टेट टाइप डीजेनरेसी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है भाई हमने डीजेनरेसी देखी, तो डीजेनरेसी से हमें प्रॉब्लम ही क्या है। तो डीजेनरेसी आ गई, चलो किसी ट्रांसपोर्टेशन के सॉल्यूशन करते टाइम डीजेनरेसी हमें पता चला कि डीजेनरेसी इसके सॉल्यूशन में है, तो उससे प्रॉब्लम ही क्या है। तो देखो, डीजेनरेसी से प्रॉब्लम कहां होती है। देखो, जब हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो वहां पर हमें एक टेस्ट करना पड़ता है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमलिटी टेस्ट। ठीक है, तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट में हम लोगों ने देखा था कि ऑप्टिमलिटी टेस्ट सिर्फ उन्हीं सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होते हैं जो सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉन डीजेनरेट। तो हम लोगों ने देखा कि डीजेनरेसी क्या करती है, किसी भी सॉल्यूशन के ऑप्टिमलिटी टेस्ट में प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, क्योंकि डीजेनरेट सॉल्यूशंस के लिए हम लोग ऑप्टिमलिटी टेस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई डीजेनरेट सॉल्यूशन है और हमें उसका ऑप्टिमलिटी टेस्ट करना है, तो हमें सबसे पहले उसकी डीजेनरेसी को रिमूव करना होता है और उसे एक नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन में ट्रांसफॉर्म कर कर उसके ऊपर ऑप्टिमलिटी टेस्ट करना होता है। तो किस तरीके से हम लोग डीजेनरेसी को रिजॉल्व करते हैं, डीजेनरेट सॉल्यूशन से नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन बनाते हैं, चलो देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि अनऑक्यूपाइड, ठीक है, अनऑक्यूपाइड सेल में हम लोग एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट को एलोकेट कर देते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं डेल्टा। ठीक है,
अब ये जो हम एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट को एलोकेट कर रहे हैं वो एक या एक से ज्यादा अनऑक्यूपाइड सेल्स के अंदर हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमारी जो पॉजिटिव नंबर ऑफ एलोकेशंस हैं वो m+n-1 से कितनी कम है। देखो मैंने बताया था कि नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशंस के अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशंस जो है वो होता है m+n-1। अगर हम एलोकेशंस की बात करें तो एलोकेशंस क्या होते हैं, m+n-1 होते हैं। और अगर ये इक्वल ना हो तो उस केस में क्या होता है कि एलोकेशंस जो है वो लेस देन होते हैं m+n-1। ठीक है, तो डीजेनरेसी को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, जितनी भी एलोकेशंस हमारी कम पड़ रही हैं, ठीक है, जितनी भी एलोकेशंस हमारी कम पड़ रही हैं उतनी ही अनऑक्यूपाइड सेल्स के अंदर हम अपने पास से एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ एलोकेशन एलोकेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करो हमारे पास एलोकेशंस है 6 और ये जो नंबर है m+n-1 वो हमारे पास आ गया 7। ठीक है, तो यहां पर देखो एलोकेशंस m+n-1 से एक कम है, इसका मतलब हम सिर्फ एक ही सेल में अपने पास से एक एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ एलोकेशन एलोकेट करेंगे जिसे हम बोल देंगे डेल्टा। ठीक है, इसी तरीके से अगर सपोज करो पॉजिटिव नंबर ऑफ एलोकेशंस 5 हो जाता है और m+n-1 क्या रहता है 7, तो इस वाले केस में जो एलोकेशंस हैं वो m+n-1 से कितनी कम है, 2 कम है। इसका मतलब हमें 2 अनऑक्यूपाइड सेल्स के अंदर एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ एलोकेशंस एलोकेट करना पड़ेगा, जिन्हें हम नाम देते हैं, एक को दे दिया डेल्टा और एक को दे दिया डेल्टा डैश। ठीक है, इसी तरीके से मेरे कहने का मतलब यह है कि जितनी भी एलोकेशंस कम पड़ रही होंगी m+n-1 से उतनी ही अनऑक्यूपाइड सेल्स के अंदर हम एक्सट्रीमली स्मॉल जो एलोकेशन का अमाउंट है वो एलोकेट कर देते हैं, जिन्हें हम डिनोट करते हैं डेल्टा से। ठीक है, और इन्हें जब हम एलोकेट कर रहे होते हैं तो प्रोबेबली कोशिश करते हैं कि ऐसी सेल्स के अंदर एलोकेट करें जहां पर की कॉस्ट मिनिमम हो। ठीक है, किस तरीके से करते हैं वो देख लेते हैं। एक बार मैं इसको स्टेट कर देता हूं। तो क्या बात कर रहे थे हम, रिजोल्यूशन ऑफ डीजेनरेसी के बारे में। ठीक है, तो क्या बोला, रिजोल्यूशन ऑफ डीजेनरेसी, डीजेनरेसी को किस तरीके से हम लोग रिमूव करते हैं। ठीक है, तो क्या है मेथड, देखो, टू रिमूव डीजेनरेसी वी allocate a very small allocation to one or more unoccupied cells so that the number of positive allocations becomes m+n-1। ठीक है, तो हम अनएलोकेटेड सेल्स जो होती हैं उनके अंदर एक्सट्रीमली स्मॉल एलोकेशंस देते हैं, जिससे कि जो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशंस हैं वो कितना हो जाता है m+n-1। और ये जो एलोकेशंस होती हैं उन्हें हम डिनोट करते हैं डेल्टा या फिर एप्सिलॉन से। ठीक है, दीज स्मॉल allocations are denoted by either del और एप्सिलॉन। या तो हम इन्हें डेल्टा से डिनोट करते हैं या फिर एप्सिलॉन से हम लोग इन्हें डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये जो डेल्टा या फिर एप्सिलॉन हम लोग यूज कर रहे हैं इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो देखो।
डेल्टा satisfies the following property। कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं ये देखो। अच्छा, सबसे पहली चीज तो ये मैंने क्या बोला था कि ये जो डेल्टा है वो क्या होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ एलोकेशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डेल्टा है वो बहुत ही छोटा एक अमाउंट है, और बहुत छोटा होने की वजह से क्या होता है ये कि इस सॉल्यूशन में जितनी भी एलोकेशंस हैं उन सभी से ये डेल्टा क्या होता है, स्मॉलर होता है। इसका मतलब सबसे पहली प्रॉपर्टी यही है कि ये जो डेल्टा है वो जितनी भी एलोकेशंस हैं उन सभी से क्या होता है, छोटा होता है। इसका मतलब डेल्टा जो है वो xij से छोटा होता है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो डेल्टा है ना ये इतना छोटा होता है, इतना स्मॉलर होता है कि अगर मैं इसे किसी एलोकेशन में जोड़ दूं, ठीक है, एलोकेशन में ऐड कर दूं या फिर इसे किसी एलोकेशन से माइनस कर दूं तो एलोकेशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब क्या कि अगर मैं xij में प्लस डेल्टा कर दूं या फिर xij से माइनस डेल्टा कर दूं तो भी उस एलोकेशन पर ज्यादा सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम डेल्टा को क्या लेकर चले हैं, ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी। इसीलिए इसे प्लस करने का या माइनस करने का एलोकेशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं डेल्टा के अंदर 0 ऐड कर दूं तो ये मुझे क्या मिलेगा, डेल्टा। इसका मतलब क्या है, डेल्टा 0 भी नहीं है बट इसे हम बोल सकते हैं कि नियर टू 0 है बट 0 नहीं है, एक्सट्रीमली स्मॉल है। ठीक है, इसके बाद देखो अगर क्या होता है किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में एक से ज्यादा डेल्टा इंट्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इंट्रोड्यूस हो भी सकते हैं क्योंकि मैंने बताया जितना कम होगा एलोकेशंस का नंबर m+n-1 से उतने ही डेल्टा हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो अगर किसी प्रॉब्लम में एक से ज्यादा डेल्टास आ जाते हैं तो क्या बोलेंगे हम, इफ ए प्रॉब्लम कंटेन्स, ठीक है, मोर देन 1 डेल्टास, एक से ज्यादा डेल्टास किसी भी प्रॉब्लम में इंक्लूड हो जाते हैं तो क्या होता है, देन नंबर 1 देखो, ए डेल्टा इज larger than another delta which is denoted by delta dash if delta is या delta lies right to delta dash। ठीक है, अगर कोई भी डेल्टा किसी दूसरे डेल्टा के राइट में लाई करता है तो राइट वाला जो डेल्टा है वो लेफ्ट वाले डेल्टा से क्या होता है, बड़ा होता है। और इसी तरीके से अगर किसी कॉलम के अंदर 2 डेल्टा लाई करते हैं तो नीचे वाला जो डेल्टा होता है वो ऊपर वाले डेल्टा से बड़ा होता है। ठीक है, यही हमारा दूसरा रूल है कि इफ ए डेल्टा इज larger than another delta which is denoted by delta dash, if delta lies below delta dash। ठीक है, इसका मतलब अगर कोई डेल्टा है दूसरे डेल्टा डैश से उसके राइट में अपीयर होता है तो वो उससे बड़ा होगा, और अगर कोई डेल्टा किसी भी डेल्टा के नीचे अपीयर होता है तो वो उससे बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हो गए रूल्स, हम किस तरीके से डिजेनरेसी को रिमूव करते हैं, और जो हम एलोकेशन यूज करते हैं डेल्टा वो क्या क्या प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग लेकर देखेंगे कि किस तरीके से इस टाइप के मेथड्स को हम लोग अप्लाई करते हैं, बट बिफोर दैट आप इसको लिखें। चलिए भाई करते हैं शुरू अपने पहले एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या करना है, इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग मोडी मेथड यूज करते थे, जिसका सबसे पहला स्टेप होता था कि हमें इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का क्या करना है, इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है।
तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के हम लोगों ने 3 मेथड देखे थे, जिनमें से सबसे पहला होता था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, दूसरा वाला होता था लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड और तीसरा वाला होता था वेम मेथड। तो मैं इसे सॉल्व करने के लिए वेम मेथड का यूज करने वाला हूं। तो उससे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है, क्योंकि जो बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स होती थी सिर्फ उन्हीं को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो मेथड मैंने बताए उनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं। देखो, अगर मैं टोटल सप्लाई की बात करूं तो 50 प्लस 40 प्लस 30, तो अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं तो मिलेगा टोटल सप्लाई जो कि होगी 120। और अगर इन सबको ऐड करता हूं 25 32 प्लस 40 प्लस 23, तो भी मुझे कितना मिला 120। तो इसे हम बोलेंगे टोटल डिमांड, क्योंकि टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई इक्वल है। इसका मतलब ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो एक बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग वेम मेथड यूज कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे वेम मेथड यूज, देखें। तो वेम मेथड यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले पेनल्टीज फाइंड आउट करते हैं। देखो, पेनल्टी फाइंड आउट करते हैं। अगर पहली रो की पेनल्टी की बात करूं तो पेनल्टी हम लोग डिफाइन करते थे कि किसी भी रो के अंदर जो मिनिमम एलिमेंट है और फिर उससे अगला वाला जो मिनिमम एलिमेंट बचेगा, उन दोनों के डिफरेंस को हम लोग बोलते थे पेनल्टी। एग्जांपल के लिए देखो, पहली रो में मिनिमम एलिमेंट है 6 और उसके बाद जो मिनिमम एलिमेंट है वो है 7 और इन दोनों का डिफरेंस आएगा 1। इसका मतलब इसकी पेनल्टी हो गई 1। ठीक है। अगर दूसरी रो की बात करें तो इसमें मिनिमम एलिमेंट है 4 और उसके बाद मिनिमम एलिमेंट है 7, तो 7 से 4 को माइनस किया, बचेगा 3, वो इसकी पेनल्टी हो जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से थर्ड रो में मिनिमम एलिमेंट है 8, उसके बाद मिनिमम है 9, तो 9 से 8 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगी इसकी पेनल्टी। ठीक है। बिल्कुल सेम हम लोग कॉलम की पेनल्टीज फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। देखो, पहले कॉलम का मिनिमम एलिमेंट है 8, उसके बाद 9, तो 9 से 8 को माइनस किया तो बचा 1। ठीक है। यहां पर देखोगे 9, उसके बाद 10, तो दोनों को माइनस किया 1, यहां पर 4 और फिर 7, दोनों को माइनस किया 3, यहां पर 6 और फिर 7 माइनस किया तो 1। ठीक है। पेनल्टीज फाइंड आउट करने के बाद हम लोग देखते थे मैक्सिमम पेनल्टी। तो मैक्सिमम पेनल्टी है 3, जो कि यहां पर और यहां पर दिखाई दे रही है। तो दोनों में से किसी को भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस वाली पेनल्टी को सेलेक्ट किया। अब सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, भाई ये जो पेनल्टी मैंने सेलेक्ट की ये आ रखी है सेकंड रो के करस्पॉन्डिंग, तो इस वाली रो के अंदर मिनिमम कॉस्ट वाली सेल हम लोग ढूंढेंगे। तो मिनिमम कॉस्ट वाली सेल है ये, जिसकी की कॉस्ट कितनी है, 4 है। अब इस वाली कॉस्ट के लिए भाई देखो, डिमांड 40 है, सप्लाई 40 है, दोनों में जो स्मॉलर है वो है 40, तो मैं 40 को यहां पर एलोकेट कर देता हूं। अब एलोकेशन देने के बाद मुझे इसकी सप्लाई और डिमांड को रिड्यूस करना पड़ेगा। अब रिड्यूस कैसे करूंगा भाई, इसको रिड्यूस करने के लिए इससे एलोकेशन मतलब कि 40 को माइनस कर दो तो 0 मिलेगा, और इसको रिड्यूस करने के लिए इससे एलोकेशन मतलब 40 को माइनस कर दो तो 0 मिलेगा। और जिस भी कॉलम की डिमांड या रो की सप्लाई 0 हो जाती है उसे हम कर देते हैं क्रॉस आउट। इसका मतलब देखो, ये वाली रो क्रॉस आउट हो गई और ये वाला कॉलम भी क्रॉस आउट हो गया। ठीक है। उसके बाद फिर से पेनल्टीज हमें निकालनी है। देखो, यहां पर 8 है, अब मिनिमम एलिमेंट है 6 और उसके बाद 8, तो पेनल्टी आएगी 2। ठीक है। अब ये रो तो क्रॉस आउट, भूल जाओ इसे। यहां पर मिनिमम एलिमेंट 8 और उसके बाद मिनिमम 9, तो 9 से 8 को माइनस किया तो कितना बचा, 1। ठीक है। इस वाले कॉलम में देखो 8 उसके बाद 9, तो 9 से 8 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1। फिर है 11 से 10 को माइनस करोगे तो भी कितना आएगा, 1। ये कॉलम क्रॉस आउट, तो इसकी जरूरत अब है नहीं। यहां पर 8 उसके बाद 6, तो 8 से 6 को माइनस किया तो कितना आया, 2। तो यहां पर मैक्सिमम पेनल्टी 2 बार अकर हो रही है, यहां पर और यहां पर। दोनों में से किसी को भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। चलो मैं इस बार यहां पर सेलेक्ट करता हूं, तो ये आया लास्ट वाले कॉलम के करस्पॉन्डिंग। अब लास्ट वाले कॉलम में मिनिमम कॉस्ट वाली सेल देखें तो वो है ये वाली सेल, है ना।
अब इसके लिए देखो सप्लाई कितनी है, सप्लाई 50 है और डिमांड कितनी है 23 है, तो दोनों में स्मॉलर जो है वो है 23, जिसको कि मैं यहां पर एलोकेट कर दूंगा। ठीक है, अब एलोकेशन देने के बाद मुझे इसकी डिमांड और सप्लाई को रिड्यूस करना पड़ेगा। अब रिड्यूस करने के लिए देखो क्या करेंगे, 50 से एलोकेशन मतलब 23 को माइनस करो तो 27 बचा, और यहाँ 23 से एलोकेशन मतलब 23 को माइनस करो तो 0 बचा। अब इस कॉलम की डिमांड हो गई 0, तो पूरे कॉलम को हम कर देंगे क्रॉस आउट। ठीक है, तो अब हमारे पास सिर्फ इतनी मैट्रिक्स बची, तो हमें फिर से पेनल्टीज निकालनी पड़ेंगी। देखो यहां पर 8 और फिर 10 मतलब पेनल्टी 2, यहां तो क्रॉस आउट तो भूल जाओ, यहां पर देखो 11 और 9 माइनस करके कितना आएगा 2, तो ये हो गई इसकी पेनल्टी। यहां पर देखो 8 और 9 1 आ गई पेनल्टी, और 10 और 11 1 आ गई पेनल्टी, इनकी जरूरत नहीं। तो मैक्सिमम पेनल्टी हम लोगों के पास आई 2, जो कि यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, चलो ये सेलेक्ट किया। अब इसमें जो मिनिमम कॉस्ट है, मिनिमम कॉस्ट है यहां पर 8 है ना। अब 8 में एलोकेशन या तो हम 27 और 25, ठीक है, डिमांड इसकी 25, सप्लाई इसकी 27, और दोनों में जो स्मॉलर क्वांटिटी है, तो दोनों में स्मॉलर क्वांटिटी जो है वो कितनी है 25 है, तो मैं यहां पर एलोकेट करूंगा 25, तो ये हो जाएगा 0 और ये कितना बचेगा 2, और 0 वालों को हम कर देंगे क्रॉस आउट। तो यहां पर सिर्फ 2 सेल बची और दोनों में मिनिमम कॉस्ट क्या है 10। तो इसके लिए देखो सप्लाई 2 डिमांड 32, दोनों में स्मॉलर 2 है, तो हम 2 को यहां एलोकेट करेंगे, इसको रिड्यूस करोगे 0, इसको रिड्यूस करोगे 30। ठीक है, अब 0 वाले को क्रॉस आउट कर दिया, क्रॉस आउट, सिर्फ एक बचा ये है ना। अब इसके लिए डिमांड भी 30, सप्लाई भी 30, तो हम इसको क्या करेंगे एलोकेट कर देंगे 30। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन मिल गया। तो अब हमें इनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने इनको कर दिया रिमूव। तो भाई सॉल्यूशन मिल गया। अब हमें चेक करना है कि ये ऑप्टिमल है कि नहीं है। तो ऑप्टिमलिटी चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑप्टिमलिटी टेस्ट, लेकिन ऑप्टिमलिटी टेस्टों के साथ यह प्रॉब्लम है कि हम उन्हें सिर्फ नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो सॉल्यूशन है वो नॉन डीजेनरेट है कि डीजेनरेट है। तो चेक करते हैं। देखो अगर मैं यहां पर m की बात करूं तो m का मतलब होता था नंबर ऑफ रोज, तो रोज इसके अंदर काउंट करो 1 2 3, तो भैया 3 रो हैं इसके अंदर। ठीक है, और अगर n को काउंट करूं जिसे हम बोलेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ कॉलम्स देखो कितना होगा, तो नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएगा 1 2 3 4, 4 कॉलम हो जाएंगे भाई इसमें। ठीक है, तो m प्लस n माइनस 1 देख लेते हैं, m प्लस n माइनस 1 कितना हो गया 3 प्लस 4 माइनस 1 मतलब कि बचा 6, तो m प्लस n माइनस 1 हो गया 6 है ना। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशंस की बात करें तो नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशंस भी काउंट कर लो भाई, काउंट करो, यहां पर है 1 2 3 4 5, तो 5 एलोकेशन आई। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि भाई नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशंस जो है वो 5 है और m प्लस n माइनस 1 कितना है 6 है। इसका मतलब ये तो इससे एक कम है, इसका मतलब सॉल्यूशन जो हमारा है वो कैसा है डीजेनरेट है, सॉल्यूशन इज डीजेनरेट। तो सॉल्यूशन हो गया भैया डीजेनरेट। तो अब ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाने के लिए हमें इस डीजेनरेसी को करना पड़ेगा रिमूव। किस तरीके से करेंगे देखो भाई, डीजेनरेसी रिमूव करने के तरीके में मैंने बताया था कि जितनी एलोकेशंस m प्लस n माइनस 1 से कम पड़ रही है, ठीक है, जितनी भी एलोकेशन m प्लस n माइनस 1 से कम पड़ रही है उतनी ही अनएलोकेटेड सेल्स में हम अपने पास से एक एक्सट्रीमली स्मॉल एलोकेशन दे देते हैं। तो यहां पर देखो m प्लस n माइनस 1 कितना है 6 है और नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशंस कितना है 5 है। इसका मतलब कि 6 माइनस 5 आया 1, तो मतलब एक एलोकेशन कम पड़ रही है। इसका मतलब हम एक अनऑक्यूपाइड सेल के अंदर अपने पास से एक एलोकेशन देंगे। ठीक है,
वो एलोकेशन जो होगी बहुत ही स्मॉल होगी, मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल, जिसे हम डेल्टा से डिनोट करेंगे, यही तो लिखा था। और जिस सेल के अंदर करेंगे वो अनऑक्यूपाइड सेल होगी विद मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, किस तरीके से करेंगे देखो, पहले एलोकेशंस लिख देता हूं जो हमारे पास हैं। यहां पर है 25, ठीक है, यहां पर है 2, और यहां पर है 23, ठीक है, और यहां पर है 40, ठीक, और यहां पर है 30, है ना। अब हमें क्या करना है, एक एलोकेशन अपने पास से देनी है, ठीक है। तो जो भी अनऑक्यूपाइड सेल है उनमें मिनिमम कॉस्ट देखो, यहां पर 7, यहां पर भी मिनिमम 7, यहां पर मिनिमम 8, तो मिनिमम आया 7। तो मिनिमम कॉस्ट जो है 7, वो भी दो सेल के अंदर आ रही है, एक यहां पर और एक यहां पर। तो हम दोनों में से किसी में भी एलोकेशन दे सकते हैं। तो मैं देता हूं इस वाली सेल में, और एलोकेशन मैंने क्या दी, डेल्टा। ठीक है, तो अब देखोगे तो नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशंस कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, और m प्लस n माइनस 1 भी कितना था, 6 था। इसका मतलब अब ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, नॉन डीजेनरेट हो गया। तो अब मैं इसके ऊपर ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगा सकता हूं। अब ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाने के लिए हमें चाहिए होते थे कुछ नंबर्स, जिन्हें हम UIs और VIs बोलते थे। भाई यहां पर तो लिखते थे U1 U2 और U3, यहां पर लिखते थे V1 V2 V3 और V4, ठीक है। अब हमें इन सब की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती थी। तो वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हम इनमें से एक को 0 लेते थे, जो कि उस वाली रो या कॉलम के करस्पॉन्डिंग आ रहा हो जिसके अंदर मैक्सिमम एलोकेशन हो। तो देखो पहली वाली रो में सबसे ज्यादा एलोकेशन, 4 एलोकेशन है, तो हम इसी की फिक्टिशियस कॉस्ट को क्या करेंगे, 0 मान लेंगे। अब वैल्यू कैसे निकालते थे भी, तो इनकी वैल्यूज निकालने के लिए सिर्फ ऑक्यूपाइड सेल्स, ऐसी सेल्स जिनके अंदर एलोकेशंस हैं, उनका यूज करते थे। किस तरीके से देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो ऑक्यूपाइड सेल है, इसकी कॉस्ट क्या है, 8। तो अगर इस 8 से u को माइनस कर दूं तो v मिल जाएगा। तो देखो 8 से 0 को माइनस किया तो 8 मिल गया, तो ये v1 आ गया। ये भी ऑक्यूपाइड सेल है, तो 10 से 0 को माइनस किया 10 मिल गया, ठीक है। ये 7 से 0 को माइनस किया 7 मिल गया, ठीक है। यहां 6 से 0 को माइनस किया तो 6 मिल गया। तो ये सारी वैल्यूज तो मुझे मिल गई, ठीक है। लेकिन अभी भी ये दोनों वैल्यूज बची, है ना। तो इस वाली वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इस रो में देखो ऑक्यूपाइड सेल ये रही, है ना, इसकी कॉस्ट कितनी है, 4। इस 4 से इस 7 को, इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर जो वैल्यू है 7, 4 से 7 को माइनस किया तो यहां मिला -3, ठीक है। और इस वाली वैल्यू के लिए यहां पर देखो ऑक्यूपाइड सेल ये है, तो 11 से 10 को माइनस किया तो कितना मिला, 1। तो ये जो UIs थे और VJs थे उनकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब इन वैल्यूज को हम लोग ऐड करते थे फॉर एवरी अनऑक्यूपाइड सेल। मतलब क्या देखो, जैसे ये अनऑक्यूपाइड सेल है, क्योंकि इसके अंदर एलोकेशन नहीं है, तो इसके लिए U देखो कितना है, -3, V देखो कितना है, 8, दोनों को ऐड किया आया 5, उसको यहां लिख दिया, 8 प्लस -3 मतलब 5। यहां पर आए देखो, यहां पर -3, यहां पर 10, दोनों को ऐड किया 7, यहां पर लिख दिया, ठीक है। अगले वाले पर गए, 6 -3, दोनों को ऐड किया 3, यहां पर लिख दिया, ठीक है। यहां पर आए 8 और 1 कितना हो गया, 9, उसको यहां लिख दिया। अब ये तो ऑक्यूपाइड सेल है, भूल जाओ। यहां आए 7 और 1 दोनों को ऐड किया 8, 6 और 1 दोनों को ऐड किया 7, ठीक है। इसके बाद हम लोग करते थे सेल इवेल्युएशन को कैलकुलेट। तो सेल इवेल्युएशन देखो क्या होगा, भाई देखो यहां 12 से 5 को माइनस करोगे तो आएगा 7, जिसे हम यहां पर लिखते थे, और यही क्या है, इस सेल का सेल इवेल्युएशन, ठीक है। बिल्कुल सेम इस वाली सेल के लिए देखो, 9 से 7 को माइनस किया 2 आया, वो क्या होगा, इस वाली सेल का सेल इवेल्युएशन, ठीक है। यहां पर देखो 7 से 3 को माइनस किया तो आया 4, वो क्या होगा, इस वाली सेल का सेल इवेल्युएशन, ठीक है। यहां 9 से 9 को माइनस किया तो ये आया 0, ठीक है, इस वाली सेल का सेल इवेल्युएशन। 10 से 8 को माइनस किया 2, और 8 से 7 को माइनस किया 1, ठीक है। तो जितने भी सेल इवेल्युएशन है
वो सारे के सारे कैसे हैं, नॉन नेगेटिव है। ठीक है, तो जितने भी सेल इवेल्युएशन है वो नॉन नेगेटिव है। इसका मतलब सॉल्यूशन जो हमारा है वो क्या है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमारा क्या है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो अब जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे ना, तो जो एलोकेशन हमने अपने पास से ली थी उस एलोकेशन को सॉल्यूशन में नहीं लिखते। तो जो सॉल्यूशन होगा हमारा वो क्या होगा, देखो ये तो है x11 हो गया 25, ये हो जाएगा x12 कितना हो गया 2, ये हो जाएगा x14 ये कितना हो जाएगा 23, ये हो जाएगा x23 कितना हो जाएगा 40, उसके बाद देखो ये x32 और x32 कितना हो जाएगा हमारा 30। तो ये हम हो गया हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी निकालना चाहें तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, देखो 8 इंटू 25, ठीक है, सिर्फ एलोकेशन वाली सेल्स है ना, 10 इंटू 2 प्लस इसे छोड़ देंगे क्योंकि ये हमने अपने पास से लिया था, 6 इंटू 23 प्लस 4 इंटू 40 प्लस 11 इंटू 30। और अगर हम इन सबको सिंप्लीफाई करते हैं, अगर इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो हमें जो कॉस्ट मिलने वाली है वो मिलने वाली है 848 रुपीज। तो ये हो जाएगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी होगी 848। ठीक है,